आओ अपन नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विधायी शक्तियां क्या है? भारत में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। ठीक है ना, मतलब संसद सर्वोपरि है अपने। अतः भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान तथा मंत्री कार्यपालिका के सदस्य भारतीय संसद के अभिन्न अंग हैं। ठीक है ना, संसदीय प्रणाली जो होती है, तो एक टॉपिक जैसे आएगा संसदीय और अध्यक्ष प्रणाली में डिफरेंस, लेकिन अभी आप ये समझो संसदीय प्रणाली में जैसे मैंने पहले बताया था कि कार्यपालिका जो है वो संसद का अभिन्न अंग होती है, और कार्यपालिका में जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा से ही निकलते हैं। लोकसभा राज्यसभा कुछ भी करो, लेकिन संसद से निकलते हैं, संसद के हिस्सा होते हैं, है ना। भारतीय संसद का अभिन्न अंग होती है कार्यपालिका। फलतः राष्ट्रपति संसद के कार्यकलापों से अनेक तरह से संबंधित है। ठीक है ना, क्योंकि संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, इसलिए संसदीय कार्यकलापों से संबंधित है। अगर ये संसद का अंग ही नहीं होता तो संसद से कोई इसका संबंध नहीं होता, और ये फिर विधायी शक्तियों वाला टॉपिक ही नहीं बनता। ठीक है, तो चूंकि अपनी संसदीय प्रणाली है तो इसलिए राष्ट्रपति अभिन्न अंग है भारतीय संसद का, तो इसलिए भारतीय राष्ट्रपति संसदीय कार्यकलापों से अनेक तरह से संबंधित है। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है? ये टोटल 10 बिंदुओं में है, एक एक ये सभी बिंदुओं में आएगी नीचे, मैं आपको डिस्कस करके उनको सबको एक एक डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक साथ इनको करने से कोई डिस्कशन मतलब नहीं है, अभी अपन नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। जैसे देखो पहला बिंदु देख रहे हो ना, आप समझो स्किप होंगी चीजें। पहला बिंदु देख रहे हो संसद के दोनों सत्रों का सत्र बुलाना, ये आ गया देखो, सदन के दोनों सत्रों का सत्र बुलाना ऐसे। दूसरा राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये राष्ट्रपति का। तो ये टोटल 10 बिंदु है, 10 बिंदु सभी आएंगे ही, तो वो रिपीटेशन रोकने के लिए बस मैं आपको सीधा बिंदु पे ही अपन बात कर रहे हैं, ऐसे है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मैं आपको फॉन्ट छोटा कर देता हूं, जिससे ये आपको एक तरफ दिखाई देगा। स्पेस बढ़ा देता हूं। ओके, आओ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसको आप आराम से देखो और समझो चीजों को। सबसे पहले अपन विधायी शक्ति राष्ट्रपति की देखते हैं। क्या? संसद के सदनों, है ना, सदनों मतलब दोनों आ गया, राज्यसभा लोकसभा। संसद के सदनों का सत्र बुलाना या आहूत करना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम्मन। जैसे कोर्ट सम्मन जारी करता है ना, इधर आओ, आके हमारे कोर्ट में प्रेजेंट हो, है ना। बुलाना, आहूत करना, जैसे यज्ञ में आहुति डाली जाती, ओम नमः जैसे स्वाहा, तो आहूत किया ना अपन ने, इंद्र भगवान को, इंद्र देवता वगैरह को आहूत किया कि आओ इस हवन के माध्यम से हमारी हवि सुनो, और आहूत करते हैं अपन, आहुति देते हैं, तो से संबंधित भगवान को बुलाया जाता है। मैं प्री में पास हो जाऊं, मेन में पास हो, फाइनल सिलेक्शन हो जाए, आहूत करना, बुलाना, सम्मन। ठीक है, फिर दूसरा है सत्रावसान प्रारूप। जैसे सत्र चल रहा है, बजट सत्र आता है, फिर मानसून सत्र आता है, शीतकालीन सत्र आता है, तो एक सत्र को सत्रावसान, सत्र प्लस अवसान प्रारूप, सत्र को खत्म करना। ठीक है, तो सत्र को पहले बुलाना, फिर सत्र को खत्म करना, और लोकसभा का विघटन करना। ठीक है ना, राज्यसभा परमानेंट हाउस होती है, कभी डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, लेकिन लोकसभा 5 साल मैक्सिमम कार्यकाल हो सकता है, 5 साल से पहले भी हो सकती है, और कई परिस्थितियों में 5 साल से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर वैसी परिस्थितियां हैं तो। आएगा, पढ़ेंगे आगे। तो ये अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है। संसद के दोनों सत्रों का सत्र बुलाना, सम्मन करना कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्रावसान मतलब एक सत्र को खत्म करना, जैसे बजट सेशन को खत्म करना, मानसून सेशन को खत्म करना, शीतकालीन सत्र को खत्म करना, 3 सत्र होते हैं मेन अपने, उसको खत्म कौन करता है? मतलब सत्र को बुलाता है और सत्र को खत्म कौन करता है? राष्ट्रपति। और लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85 के तहत। ओके, संसद के दोनों सत्रों का सत्र बुलाना, आहूत करना, सम्मन तथा सत्रावसान, सत्र का अवसान। ठीक है, लोकसभा का विघटन करना, 85। राज्यसभा तथा लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना, यह आएगा अभी आर्टिकल 108 में नीचे पढ़ेंगे, आएगा, है ना, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग, इसको संयुक्त बैठक भी बोलता है ये। तो इसको बुलाता कौन है ना, बुलाने की बात है, देखो ये बुलाना कुछ नहीं लिखा हुआ, अध्यक्षता वगैरह अध्यक्षता स्पीकर करता है, बुलाता कौन है इस संयुक्त बैठक को? अनुच्छेद 108 के तहत जो होती है, राष्ट्रपति। ओके, तो सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना किसकी शक्ति है? भारतीय राष्ट्रपति की। ओके ओके, दूसरी शक्ति देखते हैं, विधायी का। राष्ट्रपति का अभिभाषण, एड्रेस, है ना, एड्रेस तथा संदेश भेजना। ठीक है, संदेश भेजना, ये अनुच्छेद 86 के तहत ये है। लेकिन ये क्या है? ये राष्ट्रपति का अधिकार है, ये शक्ति नहीं है। यहां ये समझना अपने को। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था अपने आरएस प्री के अंदर 2018 के अंदर, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति का अधिकार है? ठीक है ना, तो ये अधिकार है राष्ट्रपति का,
ठीक, वो क्वेश्चन जैसे मैं आपको, आप देखना चाहो तो देखो, मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ एक बार, लास्ट में मैंने लगा रखा है, ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वो क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन, देखो ये, संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्द, शब्द से, मतलब बिल्कुल संविधान के अंदर लिखा हुआ शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अध्यादेशों का प्रकरण ये शक्ति है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना ये शक्ति है, समाधान करना ये शक्ति है, लेकिन संसद के सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, ये क्या है, अधिकार है। तो जो पूछा शब्द से शक्ति नहीं है, तो ये अधिकार शब्द लिखा हुआ आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अभी अपन जब आर्टिकल देखेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। तो अपन कहाँ चल रहे थे, महाभियोग रिक्ति, हटा दूंगा, ये आ गया। ठीक है ना, ये संदेश भेजना। ठीक है, तो अनुच्छेद 86 के तहत जैसे जो है, अनुच्छेद 86 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, एड्रेस और संदेश भेजना संसद के दोनों सदनों को, ये राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, बराबर मतलब अधिकार है, ये शक्ति नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2018 में। फिर क्या है, पढ़ते हैं, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या संवेद सदन, संवेद सदन का मतलब होता है असेंबल्ड टुगेदर, है ना, दोनों सदन एक साथ सेंट्रल हॉल में बैठे हैं वो, तो किसी भी सदन को अलग अलग या संवेद सदन असेंबल टुगेदर का अभिभाषण कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 86(1) के तहत। ठीक है ना, ये ठीक है, 86(1) के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या संवेद सदन असेंबल टुगेदर में अभिभाषण कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 86(1) के तहत। राष्ट्रपति संसद में लंबित विधेयक के संबंध में किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है ना, कोई विधेयक जैसे संसद में लंबित है तो उस पर चर्चा की जाए, तो ये कौन भेजता है संदेश, राष्ट्रपति भेजता है। सदन इस प्रकार के संदेश पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा, आर्टिकल 86(2). ठीक है, तो ये चीज अपन को देखनी है। तो राष्ट्रपति जो अपन जैसे देखेंगे अभिभाषण करता है, और या जैसे अभी नीचे स्पेशल एड्रेस हो रहा है उसमें अपन देखें, तो ये संवेद सदन जैसे जो है ना, अभी 86 में जैसे जो लिखा हुआ है, इसको आप सबसे ध्यान रखो कि एक पर्टिकुलर संसद सदन को भी वो संबोधन दे सकता है, और संवेद सदन असेंबल टुगेदर सेंट्रल हॉल में जब आते हैं तो असेंबल टुगेदर को अपन बोलते हैं संवेद सदन। ठीक है ना, ऐसे। तो ये आर्टिकल 86 भी जैसे जो है, ये 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 86 के तहत किस प्रकार के सदन को वो संबोधित करता है राष्ट्रपति, संयुक्त है या संवेद है। तो ज्वाइंट नहीं है, वो ज्वाइंट तो जो है 108 के अंदर लिखा हुआ ज्वाइंट शब्द। ठीक है, 86 के अंदर जो शब्द है वो संवेद सदन है, असेंबल टुगेदर। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन देखोगे सार्थक फैक्ट में सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 86 में जो वर्ड है वो संवेद सदन है, असेंबल टुगेदर, ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट सेशन तो 108 में लिखा हुआ है। ओके, ऐसे एक एक वर्ड का ध्यान रखना है, संवेद सदन। संवेद का मतलब ही वही था, बराबर सबको एक साथ बैठवाना। संवेद के अंदर क्या होता है, सारे आ जाते हैं, और ज्वाइंट जैसे जो होता है ना, ये 108 उसमें सारे नहीं आते ऐसे। ओके, तो ये संवेद सदन हो गया, असेंबल टुगेदर सेंट्रल हॉल में। ठीक है, ये अपन ने जैसे देखा आर्टिकल नंबर 86। अब अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 87, 87 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 86 में अपन ने पढ़ा था ओनली अभिभाषण, अब अपन पढ़ रहे हैं विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस, आर्टिकल 87 के तहत। ठीक है, ये चीज है। अब 87 में भी देखो जो वर्ड है ना, ये संवेद सदन ही है, असेंबल टुगेदर, ये याद रखना है, ये भी आया एग्जाम के अंदर 87 वाला भी, आर्टिकल 87 संवेद सदन। संवेद सदन में सभी सदस्य आ जाते हैं। तो विशेष अभिभाषण 86 के अंदर ओनली अभिभाषण है, 87 या 87 के अंदर विशेष अभिभाषण, 86 में ओनली अभिभाषण एड्रेस शब्द है, 87 में विशेष अभिभाषण शब्द है आर्टिकल में, ध्यान रखना। और विशेष अभिभाषण है तो विशेष मौकों पर तो होएगा, सामान्य मौके पर थोड़ी होएगा शक्तिमान। ये देखो क्या है, अब इस विशेष मौके कौन से हैं देखते जाओ। लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में, जैसे 17वीं लोकसभा चुन के आई, फिर सेशन चालू हुआ, तो सेशन का जो पहला दिन था, ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन का पहला दिन है ना, प्रथम अधिवेशन का प्रारंभ मतलब प्रथम अधिवेशन का पहला दिन। ठीक है, तो लोकसभा, क्योंकि लोकसभा क्या होती है, जैसे अभी जनरल इलेक्शन हुए 17वीं लोकसभा के लिए 2014 में, जब जैसे नरेंद्र मोदी आए थे। ठीक है, अभी 19 में 17वीं लोकसभा के लिए, सॉरी, तो साधारण निर्वाचन मतलब जनरल इलेक्शन के पश्चात प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में, है ना, हर जनरल इलेक्शन के बाद। तो लोकसभा का ही होता है जनरल इलेक्शन, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, देखेंगे। तो प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में तथा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष, जैसे कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसंबर तक तो चलता है,
कैलेंडर वर्ष, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ, है ना, संसद के प्रथम सत्र, तो प्रथम सत्र हमेशा कौन सा होता है, बजट सेशन ही होता है, ठीक है ना, ये तो बजट सेशन के शुरू के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों विशेष अवसरों पर, दो विशेष अवसर कौन से आगे, तो जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा जब पहली बार मिलती है तब, है ना, पहले अधिवेशन के पहले दिन, और हर कैलेंडर वर्ष के पहले अधिवेशन के पहले दिन में, है ना, ये पहले प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में और प्रथम सत्र के प्रारंभ में, ये सब ध्यान रखना है। ये देखो, प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में और प्रथम सत्र के प्रारंभ में, ऐसे अधिवेशन को, इस अधिवेशन को भी अपन सत्र भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम सत्र के प्रारंभ में, यो सत्र अधिवेशन एक ही चीज होती है, कोई फर्क नहीं है ना। राष्ट्रपति क्या करेगा, एक साथ संवेद सदन संयुक्त सत्र, है ना, ये जितने भी विशेष अभिभाषण होते हैं ये कंबाइंड रूप से होते हैं, ये समझ रहे हो, ये अलग अलग नहीं होते हैं। जबकि नॉर्मल जो अभिभाषण जो होता है, देखा था अपन ने किसी भी सदन में या संवेद सदन, जबकि विशेष अभिभाषण जो होते हैं ये हमेशा एक साथ संवेद सदन के अंदर ही होते हैं। मतलब अनुच्छेद 86 के तहत अलग अलग सदन भी हो सकता है, एक सदन भी हो सकता है, लेकिन 87 के तहत चूंकि वो विशेष अभिभाषण होता है तो वो संवेद सदन, मतलब दोनों लोगों को, मतलब लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्यों को एक साथ सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है, जिसके अंदर उल्टे पंखे लगे हुए हैं, बताएंगे अभी, दिखाएंगे, ठीक है। संवेद सदन या संयुक्त सत्र, बैठक नहीं है, ये सत्र है, ठीक है। संयुक्त सत्र के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति एक साथ संवेद सदन संयुक्त सत्र के दोनों सदनों, मतलब दोनों सदन वहां रहते हैं, उनको अभिभाषण देता है। एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर, ठीक है ना, दोनों सदन में मौजूद होते हैं सेंट्रल हाउस में, उसको अपन संवेद सदन, संवेद संसद बोलते हैं, ठीक है। संवेद मतलब सारे एक साथ, सब उसमें शामिल है, तथा सत्र बुलाने का उद्देश्य बताता है कि क्यों ये आया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब देखो, जैसे ये दो वीडियो हैं, इनको आप जैसे देखो, सुनो, समझो। प्रेसिडेंट एड्रेस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आफ्टर 17th लोकसभा इलेक्शन मई 2019, ठीक है। मई 2019 में जब मोदी दूसरी बार चुन के आए, तो ये पहले वाला, ये कंडीशन जो थी ना, ये पहले वाली कंडीशन, ये इसका वीडियो है, ठीक है ना, कि 17वीं लोकसभा चुन के आई, तो वो पहला अधिवेशन के प्रारंभ में, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इसका आप आनंद लो। फिर दूसरे के अंदर अपन जैसे देखेंगे कि संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, तो ये बजट सेशन की शुरुआत होगी, ठीक है। तो अभी पहले ये वाला देखो कि मोदी जैसे चुन के आए हैं कैसे, तो उसके अंदर सब बोला जाता है, बिल्कुल एक्सप्लिसिटली सुनाई देता है कि हाँ भाई कौन, मतलब राष्ट्रपति खुद बोल के बताते हैं कि जैसे कौन सा सदन मैंने बुलाया है, इसका मकसद क्या है, यहाँ देखो ये उद्देश्य बताता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर अपन जैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो पहले ये वाला देखो, है ना, ये तो देखो, ये सुनो आपको इसको, है ना, फिर काफी आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड, ये लो, माननीय सदस्यगण, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष में 17वीं लोकसभा का चुनाव होने के बाद संसद के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। आया ना, सत्र चुनाव के बाद प्रथम सत्र के लिए निर्वाचित सभी सांसदों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। जब सारे चुनाव की बात है, 17वें लोकसभा चुनाव की है ना, तो ऐसी ये चीज थी, ऐसे इसको अपन को ध्यान रखना है ना, ये अपना वोट दिया। बाकी आप और डिटेल देख सकते हो, मैंने आपको लिंक भेजा, ये सारा ये अपन शेयर कर रखा है मैंने, ऐसे, ओके, ये चीज है। तो ये हो गया। तो इसमें अपन ने देख लिया 17वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला संवेद संसद का जो अपन ने सत्र देखा, उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि
कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में, बजट सेशन के प्रारंभ में ये संबोधित करते हुए ऐसे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी 16वें राष्ट्रपति एड्रेस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन 2017, बजट सेशन के प्रारंभ में। ठीक है, तो ये प्रणब मुखर्जी द्वारा जो ये संबोधन है इसको अपन जैसे देखते हैं। तो कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में जैसे जो है, तो कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में भी जैसे बुलाता है तो कौन बुलाता है, वो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, तो इसको अपन मैं आपको दिखा देता हूं, फिर इससे और अपनी समझ बनेगी। एक सेकंड इसका ये लिंक, ये लो। renewal. Honorable members, in the Basant season of renewal and resurgence, I welcome you all to this joint session of both houses of Parliament. This is a historic session heralding the advancement of the budget cycle and merger of the railway budget with the general budget for the first time in independent India. We gather once again to celebrate democracy, cherished value and culture that has prospered throughout the long history of our nation. Indeed, a culture that guides my government towards सबको साथ, सबको विकास. Honorable members, the idea of Sahana Bhavantu, Sahana Bhunaktu, may we be protected together and blessed together with bliss, has inspired. ठीक है, तो ऐसे करके ये है सारा। तो आज प्रणब मुखर्जी अपने बीच नहीं है, लेकिन इनकी ऐसे जो अच्छे काम किए हुए हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत कराया, उसके अंदर ये एक उनका उदाहरण है। ठीक है, तो ऐसे अपन को ये अपन ने जैसे देख लिया दोनों, ये वाला जो था ये अपन ने 17 लोकसभा के बाद वाला देखा, और ये बजट के अंदर जो पहला सत्र था कैलेंडर वर्ष का, बजट सेशन नहीं होता, उसमें अपन ने देख लिया। तो ये विशेष अभिभाषण था अनुच्छेद 87 के तहत संवेद सदन या संयुक्त सत्र। ओके, ये चीज है, समझ में आ गया। ये आर्टिकल नंबर 80, मतलब दूसरी अपन ने विधायी शक्ति जो थी, तीसरी विधायी शक्ति थी, वो अपन ने देखी। ओके, आ जाओ, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट जो विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की, संसद का संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। ठीक है ना, बैठक सिटिंग है ना, ये आर्टिकल 108 में है। जॉइंट बैठक का मतलब होता है सिटिंग, जॉइंट सिटिंग। ठीक है ना, क्या है, किसी विधेयक है ना, किसी विधेयक, लेकिन ये विधेयक कैसा होना चाहिए, साधारण बहुमत से पारित होने वाला। ऐसे विधेयक जिनके ऊपर या जिनके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, वो कभी भी संयुक्त बैठक के द्वारा पास नहीं हो सकते हैं, समझ गए ना। तो सिर्फ साधारण बहुमत से जो विधेयक पास हो सकते हैं, उन्हीं पे ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है अनुच्छेद 108 के तहत। किसी विधेयक साधारण बहुमत से पारित होने वाले विधेयक को लेकर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति उक्त विधेयक पर विचार विमर्श करने व मत देने के लिए, है ना, विचार विमर्श करने व मत देने के लिए, दोनों, पहले तो विचार विमर्श होएगा, सारा बताया जाएगा कि भाई इसका महत्व क्या है, इतने दिनों से पास नहीं हो रहा था, ऐसे है ना। विचार विमर्श करने व मत देने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कौन, बुलाना, है ना, सम्मन करना। तो संयुक्त बैठक को सम्मन कौन करता है, बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, लेकिन अपने को तो आहूत से मतलब है, कौन करता है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के तहत। फिर क्या, अभी तक इसका प्रयोग 3 बार हो चुका है, मतलब अनुच्छेद 108 जो है ना, ये टोटल अभी तक अपन ने 3 बार इसका प्रयोग किया है। तो 3 बार जैसे कब कब किया है जैसे प्रयोग, फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपन जैसे देखते हैं 1961 के अंदर, 1961 के अंदर दहेज निषेध अधिनियम, है ना, डॉरी प्रोविजन एक्ट को पास करवाने के लिए 1961 में। ठीक, तो ये नेहरू का काल था। फिर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी के समय, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के समय। फिर तीसरा अपन जैसे देखते हैं 2002 में पोटा एक्ट बना था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, इंडियन पार्लियामेंट पासेज एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेशन। ये इसका वीडियो है जॉइंट सिटिंग का।
ठीक है ना। तो ये जब आपके पास आ जाए तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, वही संविधान सदन के अंदर ये हुआ है। तो छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी क्लिप भी, आपको ये भी समझ में आ जाएगा और अच्छे से। इसमें देखो एक सेकेंड, थोड़ा सा ये सिस्टम अलग होता है इसलिए एक सेकंड रुक जाओ। ये लो, ये आ गया। ये है देखो ये वीडियो, इसमें बैठक के लिए आते हुए सभी सांसद। ये देखो इंडियन पार्लियामेंट पासिस एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेशन, 2002 की बात है ये, ठीक है ना, कोटा की, वाजपेयी के समय सांसद आते हुए सभी, है ना। सुषमा स्वराज, स्पीड इसकी कर दो थोड़ी। ये विरोध होते हुए, है ना। Government is choosing to do so at a time when our polity is divided right down the middle. हार्ड वाली Point of order raised by him without a order. पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे अपन, आएगा लोकसभा में, बड़ा महत्वपूर्ण। देखो ये ना, एक चीज देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक चीज देखो समझो, है ना, थोड़ा सा एक बार अभी मैं आपको वापस बता दूं। ये सीन देखो एक बार, ठीक है ना। इसमें आप जैसे देख रहे हो कि ये फुल स्क्रीन कर देता हूँ एक बार, है ना। ये देखो इसके अंदर ये मतलब सेंट्रल हॉल अपन कैसे पहचानते हैं, ये आप मैंने बताया था उल्टे पंखे, तो आप ये जैसे देख रहे हो ना, ये उल्टे पंखे लगे हुए हैं। ये मतलब पंखा वैसे अपन देखते हैं छत पे हैंग होता है, सीलिंग फैन, ये छत पे हैंग नहीं है, आप जैसे देखना ये। बाकी मैं लोकसभा में जब संसद पढ़ेंगे तब और बताऊंगा ये। तो ये सेंट्रल हॉल है, ये संवेद सदन, ठीक है ना। सेंट्रल हॉल मतलब इसको अपन केंद्रीय कक्ष बोलते हैं, जिसमें ये असेंबल टुगेदर होते हैं, ठीक है ना। सारे मतलब लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ सदस्य इसके अंदर बैठे रहते हैं। तो फोटो देखकर ही आप पहचान जाओगे कि सेंट्रल हॉल है। कैसे ये उल्टे पंखे जो लगे हुए हैं ना, ये इस सेंट्रल हॉल में ही है। नेहरू ने जो आधी रात की जो स्पीड है ना, फ्रीडम एट मिडनाइट जो स्पीच है, वो इस सेंट्रल हॉल में दी हुई है। ऐसे अभी मैंने आपको जो प्रणब मुखर्जी के दोनों वीडियो दिखाए थे वो सेंट्रल हॉल में ही है, उल्टे पंखे वालों में। तो उल्टे पंखे लगते देखते आप समझाना ये सेंट्रल हॉल है। ऐसे लोकसभा राज्यसभा में नहीं उल्टे पंखे यूं है, ठीक। तो अब वाजपेयी को बोलते हुए आपत्तिजनक बातें सुनना पड़ेंगी, मुझे उनका उत्तर देना पड़ेगा। अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, दोज इन फेवर में से आई, दोज अगेंस्ट में से नो। आई थिंक द आईज हैव इट। देखेंगे लोकसभा में आएगा सारा आईज है क्या। आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 को पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पारित किया जाए, ठीक है ना। ऐसे करके ये सारा मतलब ये स्टार्टिंग थी इस सेशन की, जो सारी मैंने आपको दिखाई। तो आपको आ जाए फाइल और जैसे देख लेना, सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, है ना। ऐसे था ये। तो ये अपन ने जैसे देखा ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 108, संयुक्त बैठक, ठीक। अभी तक 3 बार हुई है, 1961, 1969 और 2002 में। ओके, ऐसे ही चीजें। फिर आगे बढ़ाएं अपन फाइल को। अपन पढ़ते हैं 5वीं विधायी शक्ति। 4 पढ़ ली, 5वीं देखते हैं। संसद में सदस्यों का मनोनयन, ठीक है ना। क्या है संसद में सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन, ठीक। संसद में सदस्यों, संसद है ये दोनों है, संसद में लोकसभा राज्यसभा। पहले देखते हैं राष्ट्रपति में राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जो 4 क्षेत्र ही है। ऐसा नहीं कि आप चेप दो, कुछ भी नहीं, है ना। 4 क्षेत्र कौन थे? साहित्य, विज्ञान, कला व सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस का विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज या व्यवहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हो
उनको अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में कितने? 12 है ना। राज्यसभा की गणित आएगी 238 + 12, तो 12 व्यक्ति राज्यसभा के अंदर मनोनीत होते हैं। 12 व्यक्ति राज्यसभा के अंदर मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80 के तहत। तो ये 12/4/1980 ये तारीख याद रखो, 12/4/80। ये 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा। साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, आर्ट एंड सोशल सर्विस में विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हो, उनको राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य हो। फिर अब आती है लोकसभा। राष्ट्रपति को यदि यह प्रतीत होता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समुचित नहीं है, एडुकेट नहीं है, तो वह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामजद मतलब नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन मतलब ये आर्टिकल 331 के तहत है। लेकिन क्या है? 104वां 144 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104वें संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 द्वारा ये निश्चित रिपील्ड हो गया ये आर्टिकल 331। अब ये 2 एंग्लो इंडियन नहीं नॉमिनेट होते हैं लोकसभा के अंदर, है ना। ऐसे मतलब 25 जनवरी 2020 से खत्म है 104वें संविधान संशोधन से। तो हो सकता है आपको पुरानी बुक पढ़ रहे हो उसके अंदर ये नहीं हो, तो ये लेटेस्ट चीज है। ऐसे अपन को ध्यान इसमें रखना है। बुक्स अमेंडमेंट होने में लग जाते हैं 10-12 साल। 2026 तक कोई बुक आएगी ना, उसमें अपन जैसे देखेंगे ये चीजें मिलना चालू होंगी ऐसे। तो ये नॉमिनेशन वाली जैसे जो बात है वो अपन को ध्यान रखना है। राज्यसभा में आज भी कंटिन्यू है 12, लेकिन लोकसभा के अंदर जो 2 थे वो 104वें संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 से निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 331 के तहत ये 2 व्यक्ति लोकसभा के अंदर मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होते थे जो एंग्लो इंडियन समुदाय के थे होते थे। एंग्लो इंडियन क्या होते थे? मतलब एंग्लो का मतलब होता था जिसके माता पिता में से कोई भी एक ब्रिटिश मूल का होता था। एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश, और माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो। पहले ये यूं था कि पिता एंग्लो होना जरूरी था, जबकि ऐसा नहीं है। तो बाद में संशोधन हुआ तो पिता या माता में से कोई भी एक एंग्लो और पिता या माता में से कोई भी एक भारतीय, उसकी जो संतान है वो क्या कहलाती थी? एंग्लो इंडियन। मिक्स हो गया ना एंग्लो एंड इंडियन, 2 पेरेंट, मतलब पेरेंट्स दोनों अलग अलग जीन से या देशों से बिलोंग, एंग्लो इंडियन। जैसे एंग्लो मैसूर वार आएंगे, एंग्लो मराठा वार है, आंग्ल मराठा, एंग्लो मैसूर, है ना। ऐसे युद्ध आएंगे जैसे। तो आंग्ल मराठा मतलब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुए वो आंग्ल मराठा युद्ध है कि नहीं है। टोटल 3। आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 है। तो एंग्लो ब्रिटिश और मैसूर टीपू सुल्तान और हैदर अली और टीपू सुल्तान के मध्य जो हुए टोटल 4 है। ऐसे है वो आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख युद्ध है, आंग्ल अफगान युद्ध है। ऐसे आंग्लो का मतलब ब्रिटिश, ये चीज समझनी है अपने। ओके, तो ये हो गया अपना मनोनयन वाला राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 80 के तहत 12 राज्यसभा में और अनुच्छेद 331 के तहत 2 लोकसभा में थे। आज ये पास्ट टेंस हो गया थे। पास्ट किसने कर दिया? 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? 25 जनवरी 2020 को। ऐसे ओके, याद रखना है। शक्तिमान है ना, पूछूंगा टेस्ट में, एग्जाम में पता नहीं पूछे कि नहीं पूछे, लेकिन मैं पूछूंगा पहले टेस्ट में संडे को। अब आ जाओ छठी विधायी शक्ति, संसद के समक्ष प्रतिवेदन रखना कि निम्न प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। क्या? वार्षिक वित्त विवरण, जो इसको बजट बोलते हैं आर्टिकल 112 के तहत, या अनुपूरक विवरण, ग्रांट इन एड। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन मतलब सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसको कौन रखवाता है संसद में? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की सिफारिश अनुच्छेद 380 के 280 के साथ जो गठित होता है 280। संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, यूपीएससी का प्रतिवेदन। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन जो आयोग के द्वारा होता है। विशेष पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन। भाषाई अल्पसंख्यकों जो अपने 347 के साथ देखा है वो का विशेष अधिकारी गठन का प्रतिवेदन। अन्य विशेष विषयों के संबंधित में गठित आयोगों का प्रतिवेदन जो कि राष्ट्रपति ने समय समय पर आयोग गठित किए हैं। ठीक है ना, ये सारे ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जो राष्ट्रपति संसद में रखवाता है, संसद में। ठीक है, ये चीज ओके। क्वेश्चन के साथ साथ देखेंगे तो और समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। अब देखो अपन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रायर रिकमेंडेशन। ठीक है ना, प्रायर रिकमेंडेशन, सॉरी प्रायर रिकमेंडेशन की विधेयकों पर पूर्व अनुमति। पूर्व अनुमति क्या है कि कोई भी विधेयक जैसे मान लो संसद के किसी भी सदन में आएगा, लोकसभा राज्यसभा में, तो कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। मतलब संसद में उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अपन को अनुमति चाहिए। इसको अपन बोलते हैं प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये कौन कौन से ऐसे विधेयक होते हैं? देखो, निम्नलिखित विषयों से संबंधित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व
राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, मतलब लेनी होती है, लेनी होती है, यूं समझ लो आप, लेनी कर दो इसको, लेनी होती है। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलेगी तो वो संसद में पेश नहीं हो सकता वो, ठीक है। ऐसे तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं। भारत संघ में नए राज्यों का निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में अथवा नाम में परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक, अनुच्छेद 3 के तहत जो अपन भाग 1 देखते हैं उसमें, तो नए राज्यों का निर्माण करना है, जैसे मान लो तेलंगाना है तो संसद ने किया, तो किसकी अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की। वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे भाई सीमाओं में परिवर्तन हुआ है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना जैसे बना, तो फिर नाम में परिवर्तन है, तो जैसे मान लो उत्तरांचल है, जो पहले उत्तराखंड था फिर उत्तरांचल नाम जैसे चेंज हुआ ना, तो किसने किया, ये राष्ट्रपति ने, ठीक है ना। तो ऐसे विधेयक, मतलब ऐसे विधेयक पर किया तो संसद ने, लेकिन ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक होती है, अनुच्छेद 3 के तहत बिल पारित। धन विधेयक अपन जैसे देखेंगे, अनुच्छेद 110 के अंदर परिभाषा है, 109 के अंदर इसका प्रोसेस है, कैसे पास होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मनी बिल, धन बिल है ना। इसको फाइनेंस बिल नहीं करना है, वो वित्त बिल हो जाता है, फाइनेंस बिल नहीं है ये, फाइनेंस बिल वित्त विधेयक हो जाता है, वो अलग है चीज है, ठीक है। अब इसी यहाँ धन विधेयक लिखा हुआ है, मनी बिल, तो मनी बिल किसकी अनुमति से पेश होता है, राष्ट्रपति। विधेयक जो है ना, विधेयक है ना, इसको हो को हटा दो। विधेयक जो भारत की आकस्मिक निधि है ना, विधेयक जो भारत की आकस्मिक निधि, ये कंटीजेंसी फंड अपन पढ़ते हैं, आर्टिकल 267 आएगा उसमें, विधेयक जो भारत की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड से व्यय से संबंधित हो। कंटीजेंसी फंड अपन पढ़ेंगे, आएगा आकस्मिक, मतलब कोई खर्चा भविष्य में हो सकता है, तो जैसे बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ सकता है, बारिश ज्यादा होगी तो बाढ़ से लोग परेशान हो सकते हैं, तो आकस्मिक निधि से फंड दिया जाता है एडवांस में, है ना। कंटीजेंसी मतलब होता है आकस्मिक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता खतरा, ऐसा उसकी पूर्ति के लिए या एडवांस में जो धन दिया जाए वो आकस्मिक निधि से ही दिया जाता है। तो आकस्मिक निधि से धन निकालना है तो किसकी पूर्व अनुमति से निकलेगा, आर्टिकल 267 के तहत राष्ट्रपति। विधेयक जो ऐसे कराधान को प्रभावित करता है जिससे राज्य का हित संबंधित हो, मतलब एक दूसरे राज्यों का जैसे हित प्रभावित होएगा, तो अगर कोई राज्य ऐसा विधेयक लाता है, ऐसा कराधान का विधेयक लाता है जिससे अंतर्राज्य व्यापार प्रभावित हो सकता है, तो वो विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, है ना। जिससे कि इंटर स्टेट ट्रेड बाधित नहीं होना चाहिए। जैसे राजस्थान अगर चाहे कि नहीं मैं ज्यादा टैक्स लगा दूं जिससे कि दूसरे राज्यों के मेरे अंदर गुड्स आए नहीं, तो अगर राजस्थान ऐसा कोई विधेयक लाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो आएगा, आर्टिकल 274। फिर अंतरराज्य व्यापार, ये तो कराधान था, विधेयक जो कराधान से प्रभावित करता है जिससे राज्य का हित संबंधित हो। फिर अंतरराज्य व्यापार को सीमित करने वाले किसी राज्य का विधानमंडल का विधेयक, अंतरराज्य व्यापार मतलब इंटर स्टेट ट्रेड, है ना, उसको प्रभावित करने वाला कोई बिल है जैसे अगर है और वो संसद में आ रहा है तो किसकी पूर्व अनुमति से आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। जैसे जीएसटी इसका उदाहरण था, ठीक है ना, ऐसे यूं है, समझ गए। तो ये ऐसे जो अपने 5 तरह के बिल अपने जैसे देखे, नए राज्यों का मनी बिल, आकस्मिक निधि से, कराधान जो जिससे राज्य का हित संबंधित है ना। इस 5 चौथे नंबर बिंदु को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं जिससे सेंटर का जो हित है ना वो संबंधित है ना। ऐसा जैसे मान लो आज इनकम टैक्स की रेट के अंदर कोई फेरबदल करना है तो उससे राज्य यहाँ से मतलब है यूनियन का हित संबंधित है। आज इनकम टैक्स की रेट्स के स्लैब्स में फेरबदल करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो किसकी परमिशन से होएगा, राष्ट्रपति की। तो हालांकि जैसे बजट का हिस्सा हो जाता है सारा, तो उसको अपन जैसे देखेंगे बजट में धन विधेयक का भी जैसे कुछ पार्ट जैसे शामिल होता है तो वैसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पास होता है ना। तो कराधान से संबंधित जैसे कोई बिल होता है तो उसमें कोई भी चेंज होना होता है जिससे संघ का यूनियन का हित जुड़ा हुआ है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अनुच्छेद 274 के तहत आता है। और राज्य भी कोई ऐसा लाता है कि जिससे भाई संघ का जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स जैसे है तो नो डाउट वो वसूलता राज्य है लेकिन केंद्र को सौंपा जाता है और फिर केंद्र उसको बांटता है। देखेंगे अपन वित्तीय संबंधों में केंद्र राज्यों के अंदर। और अंतर्राज्य व्यापार अपने देखा जीएसटी। तो ऐसे जो विधेयक होते हैं 5 तरह के, इनमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है लाने से, ऐसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अपन को पता होना, ओके। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। कि संसद जो विधेयक पारित कर देती है ना, संसद जो विधेयक पारित कर देती है उनमें राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्राप्त होती है, ये अब अपन जैसे देखते हैं, ठीक है।